बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स 2 साल का डेटा और उसका तज्ज़िया आज मंजर आम पर लेके आइए वफाकी हुकूमत की। ये ट्रेंड्स कहाँ से चलाए जाते हैं पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी रियासत के ऊपर, इस पर आज हम बात करेंगे कि ये हकीकत है क्या। फिर पीडीएम एक बार फिर से मुतहरिक होने की कोशिश कर रही है, सरबराही इजलास में क्या तय पाया इस पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन वहाँ पर काबीना साजी के लिए अजब सूरत हाल रिपोर्ट हो रही है कि बड़े बड़े धड़े जो हैं वो अलहदा से मुशावरत करके अपने अपने तय काबीना साजी में अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं। इस सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे और फिर अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ इस बारे आपको ताज़ा मालूमात पहुँचाएँ। प्रोग्राम का आगाज़ अलबत्ता हम कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की जो ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। आज उनके वकील अमजद परवेज़ ने डॉक्टर डेविड लॉरेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी सेहत के हवाले से वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई हैं। जब उनको ज़मानत दी गई थी तो उसके बाद बाकायदगी से उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई जाती हैं। इन रिपोर्ट्स जो कि 3 सफ़ात पर मबनी हैं, इनमें कहा गया है शामी साहब कि उन्हें हवाई सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कराई जाना उनके लिए लाजिम है और अपने घर के आस पास रहें, आउटडोर जो तकरीबात हैं वहाँ जाने से भी गुरेज करें। तो ये है नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट का खुलासा। अजहर जावेद साहब लंदन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अजहर जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। ये जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है और उससे मालूम होता है कि इससे पहले भी ये रिपोर्टें जमा कराई गई हैं इस तरह की। उनके कौन डॉक्टर हैं यहाँ ये रिपोर्ट जिन्होंने लिखी है? शामी साहब, इनके जो डॉक्टर डेविड लॉरेंस है ये इनके फिजिशियन और इनके तमाम मामलात जो हैं वो देखते हैं और उन्हें हाले स्ट्रीट क्लिनिक पे ये बैठते हैं। तो उन्हीं की तरफ से क्या ये इनकी ट्रेनिंग है कि सीनियर सीनियर बिल्कुल ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं? कार्डियोलॉजिस्ट है और कंसल्टेंट है और सीनियर लेवल पे हैं। और एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है हाले स्ट्रीट जो दुनिया भर में एक मशहूर है ठीक। और यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग इलाज के लिए आते हैं, खासतौर पे मिडल ईस्ट से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और यहीं इसी हॉस्पिटल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हार्ट का बाईपास भी हो चुका है और दीगर तमाम मामलात भी इस यही हॉस्पिटल में देखे जाते हैं। हाल ही में तो उनका इनके चेकअप पास भी हुआ है? जी बिल्कुल, उनका चेकअप जो है वो तकरीबन हर 1 महीने बाद जो है वो चेकअप उनका होता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि उनका प्रोसीजर कब होगा? एंजियोप्लास्टी कब तक हो सकेगी? डॉक्टर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं। उनके जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके हवाले से भी कुछ मामलात हैं और कुछ जो चीज़ें हैं दीगर, जैसे कि नवाज शरीफ साहब का जो उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करवाई हुई हैं जो ब्लड को थिन करने के लिए यूज़ होती हैं। तो उनका जो प्री ऑपरेटिव जो प्रोसेस है वो जारी है और तो ये की जा रही है कि अगस्त के आखिर या सितंबर में उनका ये प्रोसेस हो सकता है और वो डॉक्टर्स इस हवाले से उनके मामला देख रहे हैं। इसके अलावा भी इनके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में चेकअप होते रहे हैं, हो रहे हैं, जिनमें इनका पेट स्कैन भी हुआ और दीगर तकरीबन 3 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे नहीं, मगर ये रिपोर्टें जो हैं ये बरतानिया में यहाँ जमा नहीं कराई गई जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया। जब डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, एयर ट्रैवल, तो फिर कैसे वो ये शर्त पूरी कर सकते हैं कि 6 महीने के बाद बैरून मुल्क जाकर वापस आए तो वीज़ा दोबारा हासिल करने के लिए? तो यहाँ ये पेश नहीं की गई बरतानवी हुकाम के सामने? जी बिल्कुल, ये जब इनका ये पहले तो ये पेश नहीं की गई क्योंकि इनको उन्होंने रूटीन में अप्लाई किया था एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि 2 दफा पहले भी एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो अब जब अपील की है, अपील के साथ उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में और उसके बाद जब ये हियरिंग होगी उसमें ये रिपोर्ट्स भी शामिल होंगी और हो सकता है कि इनके जो फिजिशियन है वो भी कोर्ट में पेश हों और ये अपनी टेस्टिमनी दें कि उनके मरीज की क्या हालत है। तो ये तमाम रिपोर्ट्स अगली जो हियरिंग होगी ट्रिब्यूनल की उसमें ये डिस्कस भी होंगी और इनका वेटेज भी होगा। इसके अलावा एक बात और भी हो सकती है कि अगर होम ऑफिस ये समझता है कि इन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो उन्होंने रिफ्यूज किया था और अब अगर ये रिपोर्ट्स देखते हैं तो हो सकता है हियरिंग की नौबत ही ना आए, होम ऑफिस उनकी अपील वैसे ही मंजूर कर ले। तो कई दफा ये भी होता है कि होम ऑफिस असेस करता है कि जो अपील की गई है उसमें उन्होंने जो फ्रेश एविडेंस दिए हैं वो इस काबिल है कि उनकी एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाए।
तो ये चांसेस भी काफी हद तक है उनकी यहाँ तो hearing देखें- तक ये मुनव्वत नहीं ना जाए। यहाँ तो डॉक्टर की राय जो है बहुत फैसलाकुन अहमियत की हामिल होती है। तो बिल्कुल शामी साहब यही कहा है कि ये जो पहले ये एक बात ये भी सामने आ रही है कि थोड़ी सी गफलत जो है वो भी हुई है, पहले के जो वकील की जो तरफ से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए वो पूरे नहीं, क्योंकि पहले ये था कि कोविड रूल्स जो थे उनके तहत आपको विद इन जो कंट्री है वो आपकी ये दरख्वास्त आसानी से मंजूर हो जाती थी, लेकिन 31 जुलाई के बाद से या जुलाई से पहले जब यहाँ से सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ प्रोसेस जा रहे हैं होम ऑफिस की जो मामलात है, तो इसी वजह से ज्यादा चांसेस ठीक ये है, भी हैं ठीक। कि ये डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं थे तो अब हुए हैं, तो ये अपील इनकी चलें। वैसे ही मंजूर हो जाए, हियरिंग तक जाए बगैर। बहुत चलिए। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। सर ये बड़ी अजीब बात है। सर ये एक इसमें अर्ज ये है कि ये 11वीं बार मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट में उनके वकील के तवस्सुत से जमा कराई गई हैं जब से वो लंदन गए इलाज की गरज से, और आज की रिपोर्ट में चूंकि ये कहा जा रहा है कि उनको हवाई सफ़र से रोका गया है, तो ये तकरीबन हर रिपोर्ट में यही डॉक्टर एडवाइस उन्हें कर रहे हैं, डॉक्टर लॉरेंस, के वो हवाई सफ़र नहीं कर सकते। देखें, मगर बड़ी अजीब बात ये है ना कि कि लाहौर हाई कोर्ट में तो ये रिपोर्ट जमा कराई जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको इश्तहारी करार दे रहा है और उनकी एहतसाब अदालत जो है वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है कि एक अदालत जिसने उनको इजाज़त दी है लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर जाने की, वहाँ रिपोर्टें जमा कराई जा रही हैं और दूसरी अदालतें जो हैं वो अपने तौर पे अहकाम जारी कर रही हैं। तो ये सारा एक ये तो हमारे ये अजब खुला तजाद नहीं है क्या? पता नहीं है, क्योंकि केसेस की नौयत मुख्तलिफ है। यहाँ जमानत थी इलाज की नहीं, वजह से बाहर भाई, जाने के लिए, एक- वहाँ जो केसेस जिनमें मफरूर करार दिया जा रहा है उनकी नहीं, नौयत ही और है। वो एक मरीज वहाँ क्यों है। नहीं अमजद परवेज साहब या नून लीग वहाँ कॉन्टेस्ट क्यों नहीं करती इस केस में जो नुक्ता आप दे रहे हैं? एक बीमार है, उसका मर्ज है, तो ये नून लीग को सोचना उस चाहिए पे ना। ट्रेवल नहीं वो कर सकता, डॉक्टर उसको तो ये ये कह तो रहा है। हमें नून लीग से पूछना चाहिए कि जो नुक्ता आप दे रहे हैं इस नुक्ते की बुनियाद पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालतों में कंटेस्ट क्यों नहीं करते? तो नून लीग से पूछे फिर आप। पूछ लेंगे जब दस्तयाब होंगे। नून लीग जब इस दस्तयाब आज- होगी, अब- इस वक्त तक तो अलिफ बे जीम दाल पे है, अब और इस- मीम शीन नहीं कर रही है। मीम शीन कर रहे हैं। आज अब सर- लेकिन बड़ी दिलचस्प, हमारी अदालतों को भी कुछ गौर करना चाहिए ना। ये ऐसा हम एक अभी ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का रोना रो रहे हैं ना पाकिस्तान मुखालिफ। हमारे ये खुद क्या कर रहे हैं अपने हरीफों के ऊपर, ये भी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। हमारी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ क्या कर रही हैं? नहीं, वो मुद्दा तो सियासत से जुड़ा तो समझ अभी आता है। फर्रुख हबीब साहब ने ये फरमाया है कि ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है ये कुछ जाली रिपोर्ट मालूम होती है। ठीक, बगैर सोचे समझे तबसरे करना, फप्तियां कसना, तान तोड़ना, तो और सियासत हमारी में है दुश्मनाम क्या? तराजी करना, है क्या? ये हमने सियासत बना दी है। ये सियासत होती थी, सियासत में कंटेंट ही अभी ये कायदे आजम की सियासत थी। नहीं, अब कहाँ 14 अगस्त मना रहे हैं हम आज़ादी का दिन, तो ये अल्लामा इकबाल की सियासत थी। चलें, आप तो बहुत बड़ी बड़ी मिसालें दे रहे हैं ना। आपके सियासत के अंदाज बदल चुके हैं, बयानिए बदल चुके हैं, अंदाज बदल चुके हैं। आपने जो डिसइंफॉर्मेशन का जिक्र किया, तो अभी हम सियासी पार्टियों के एक दूसरे पर जो हमले या ट्रेंड्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे। मौजू हमारा ये है कि जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, उस हवाले से 2 साल का डेटा और उसका तज्जिया आज पेश किया है जनाब फवाद चौधरी साहब ने और मोहिद यूसुफ साहब ने, और जो डिजिटल मीडिया विंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने इसको कंपाइल किया है। एक रिपोर्ट 10 सफ़ात पर मबनी है, एक रिपोर्ट 125 सफ़ात पर मबनी है, और इसमें पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स का जब खुरा ढूंढा गया तो मालूम हुआ कि भारत, इसराइल और अफ़गानिस्तान की मदद से पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। तो सर ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सामना है। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब होंगे। इसका जो कोई कि फोकल तोड़ पर्सन- करना है ना आपने, ये स्यापाई करना है। ये हमारे डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब, हम तो इनके बड़े मोहतरफ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं ना करें। है भाई, कुछ काम तो करें ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई हमें आपने किया क्या है, तोड़ क्या किया है इसका? सर आप तो खुद डिसइंफॉर्मेशन चला रहे हैं अपने हरीफों के खिलाफ। आप मिसाल क्या पेश कर रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में खाना जंगी बर्पा कर रखी है, एक दूसरे के खिलाफ गलाजत फैलाई जा रही है और हम रियासती सतह पर हमें इसी सूरत हाल का सामना है।
रियासत को जो चैलेंज है उसकी नौयत संजीदा है। गिवन सर्कमस्टेंसेस में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात हों या पाकिस्तान का किरदार हो ख़ित्ते में अमन से जुड़ा, उस पर जो बयानिया अफ़गानिस्तान, इसराइल और भारत इकट्ठा करता है पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों की मदद से, मौजू ये है जिसके तोड़ कैसे करना है तोड़ ये है कि हमने अनअर्थ किया है, हमने बताया है कि ये ट्रेंड्स कहाँ से जा रहे हैं। हम दुनिया को ये बताने का काबिल पहली बार हुए हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स अहमदाबाद में से होते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स में उसमें इसराइली फर्म्स यूज़ होती हैं, उसमें अफ़गानिस्तान के कुछ लोग और सरकारी नुमाइंदे, अफ़गानिस्तान हुकूमत का हिस्सा जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। चाहे वो सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान जैसा हैशटैग हो, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर कोई हैशटैग हो, क्योंकि आप देखिए कि 30 लाख ट्वीट्स हुए हैं पाकिस्तान मुखालिफ विद इन नो टाइम, जो रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं, जैसे सैंक्शन ऑन पाकिस्तान जैसा हो। तो ये उन्होंने अनअर्थ आज किया है। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब टेलीफोन लाइन पर थोड़ी देर बाद दस्तयाब होते हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि उनकी फाइंडिंग्स हैं क्या। सियासत को मैं इससे हटा रहा हूँ सर जानबूझ के, क्योंकि सियासत में तो वही जो आप बयान कर रहे हैं, नून लीग, PTI की। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर की, जहाँ पर इंतखाबात हो गए, PTI जीत गई, फिर वज़ीर-ए-आज़म बने सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब, नया नाम है। उसके बाद काबीना की तश्कील अमल में लाई जानी थी। जो मुकामी क़यादत है PTI की, उसको शिकवे हैं कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं किया जा रहा, फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं। फिर खबर आई कि धड़ेबंदी का शिकार है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ आज़ाद कश्मीर, क्योंकि जो बड़े बड़े मोतबर और ताकतवर हल्के हैं, जैसे सरदार तनवीर इलियास साहब हों या बैरिस्टर सुल्तान महमूद हों, इनके यहाँ अपने अपने अलग अलग इजलास हो रहे हैं काबीना साजी के लिए। तो कौन क्या कर रहा है, काबीना की तश्कील कौन करेगा, वज़ीर-ए-आज़म कहाँ खड़े हैं, इस्लामाबाद से क्या अहकामात जा रहे हैं, खिचड़ी शामी साहब पकी हुई है बाकायदा काबीना साजी के लिए आज़ाद कश्मीर में। और असलम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ हैं। ये जो तरीक़ेकार है ना जिससे वज़ीर आला या वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट किए जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर पार्लिमानी जमहूरियत के तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। वो तो मुकामी पार्टी नहीं करती, लीडर जो है वो पार्लिमानी पार्टी को मुंतखब करना चाहिए, जो आज़ाद कश्मीर तहरीक-ए-इंसाफ़ की पार्लिमानी पार्टी है। हर यहाँ भी पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पार्टी के पहले पार्टी लीडर चुनती है, चुनना चाहिए, ताकि जिसकी मेजॉरिटी पार्टी में हो वो बने। फिर उसके पीछे लोग खड़े होते हैं। अब आप तो सारे धड़े मुअस्सर उनको आप एक तरफ रख देते हैं और आपने एक आदमी पे उंगली रख दी जो बेचारा कमजोर तरीन है। अब वो जो धड़े हैं वो वक्ती तौर पर अगर चुप भी कर जाएंगे, लेकिन वो तो फिर सर उठाएंगे। पावर पॉलिटिक्स मैं देख रहा था, सुल्तान महमूद साहब कह रहे थे इस तरह तो होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह काम। कई ख्वाहिशात थी, कई ख्वाब थे उनके, और बड़ा दबे दबे लफ्जों में उन्होंने बड़ी नाराजगी का अब तो ये बाकायदा रिपोर्ट, असलम मीर साहब अब बाकायदा ये रिपोर्ट हुआ है, जानकारी भी मिली है कि सरदार तनवीर इलियास साहब हूँ या बैरिस्टर साहब हूँ, इनके यहाँ कई जो इलेक्टेड हैं PTI के अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली, उनकी बैठकें हुई हैं काबीना की तश्कील के लिए, अपना अपना रोल प्ले करने की बात हो रही है। हो क्या रहा है इस वक्त? आप एक बात समझे अमीर साहब, एक बात यह, पहली बुनियादी बात यह है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद एक PTI के बुनियादी लोगों में से है आज़ाद कश्मीर में, और बड़ी एक मजबूत जड़ें हैं उनकी। और सरदार तनवीर साहब जो हैं वो बेचारे वो अभी आए हैं, देखिए ना, उनका उस तरीके बगैर उनके पास भी एक अपनी ताकत है, लेकिन सुल्तान महमूद की स्टैंडिंग नहीं है, उनकी स्टैंडिंग का मुकाबला नहीं करता कोई आदमी। तो अगर आप उनको नजरअंदाज कर देंगे तो फिर क्या करेंगे? जी मीर साहब बताइएगा। जी, शामिल साहब ने जिस तरह फरमाया है बिल्कुल दुरुस्त बात उन्होंने की है। और सियासत में कोई भी खिलाड़ी जो है वो आखिर दम तक हार नहीं मानता है। लेकिन आज एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि बिलाखिर जो है तनवीर इलियास का जो ग्रुप है वो इस हद तक कामयाब हो गया है जो वो चाहते थे कि पार्टी के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं वो सदर बने। और आज बाज़ाब्ता तौर पे जो है तो सुल्तान महमूद साहब सदर बनने पर तैयार हो गए। जी शामिल साहब, आज उन्होंने ये फैसला किया है और बल्कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ख़ुसूसी तौर पे आज इस्लामाबाद उनकी रहायशगाह पे गए और उन्होंने उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने उनको आमादा किया। लेकिन इससे कबल कश्मीर हाउस में काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं शहरियार आफरीदी, वो वहाँ पहुंचे थे।
इसी तरह वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद वहाँ पे पहुंचे, इसी तरह चीफ सेक्रेटरी और आईजी आज़ाद कश्मीर और इसके साथ माविन खुसूसी इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अली नवाज आवान भी वहाँ पहुंचे। तो एक काफी मीटिंग्स वहाँ पे हुई हैं और बड़ा हेक्टिक डे था। और अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं शामी साहब के तनवीर इलियास का जो धड़ा है और जिनके साथ स्पीकर आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और भी इसके हैं, अलावा वो 12 से 13 अरकान की हिमायत भी हासिल है। बिल्कुल जामी साहब ये है। लेकिन अब देखना ये है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मजबूत धड़ा है, जिसके पास स्पीकर भी हैं, जिसके पास 12 से 13 अरकान भी हैं आज़ाद कश्मीर कानून से असेंबली के, ये प्रवेल कर गया है, इनकी मानी जा रही है, ये आप कह रहे हैं। तो सरदार तनवीर साहब को क्या मिलेगा? वो सीनियर मिनिस्टर हो जाएंगे? देखिए शामी साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं, उनका जो प्राइवेट सेक्टर में एक एक्सपीरियंस है, जो वो काम करते हैं, और आजाद कश्मीर की डेवलपमेंट के हवाले से वो एक विजन लेके आएंगे और उस विजन को प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल को आगे लेकर जाना पड़ेगा। सरदार तनवीर साहब जो है, नहीं वो कैबिनेट ज्वाइन करेंगे? जी शामी साहब वो कैबिनेट ज्वाइन करेंगे। यहाँ आजाद कश्मीर के आईन में उनके लिए जो उनकी वजारत के लिए सीनियर मोस्ट वजीर का नाम, यानी जिसको हम कहते हैं सीनियर वजीर, और इसका मतलब ये हुआ सुल्तान महमूद साहब सदर हो गए तो वो पार्क हो जाएंगे ऐवान सदर में, और इस तरीके से उनका ग्रुप जो है फिर मजबूर होगा कि हुकूमत का साथ दे। शामी साहब आप जिस तरह कह रहे हैं, ये बात तो वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं कि उनका ग्रुप जो है वो मजबूत हो गया, लेकिन दूसरी जानिब मजबूत नहीं होगा, हुकूमत का साथ देगा। फिर शामी साहब हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा शुरू में कि सियासी जो खिलाड़ी होते हैं वो आखिर दम तक लड़ते हैं, और इस वक्त अगर आप देखें कि ऐवान सदर में जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो है उनका बेटा मीरपुर से इलेक्शन लड़ के असेंबली में पहुंच जाएंगे, उनका भाई ऑलरेडी असेंबली में है और साउथ के लोग वहां पे होंगे, तो वो काम जो वो बाहर करेंगे यकीनन ईवान सदर और ईवान वजीर आजम के दरमियान ये खींचातानी जो है ये जारी रहेगी। आपके ख्याल में वो सदर सिकंदर मिर्जा साबित होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात ठीक, ये तशवीह अलबत्ता शामी साहब बहुत उम्दा और दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया जसलम मीर साहब। पावर पॉलिटिक्स जो है वो अपना असर दिखा रही है वहाँ पे। बैरिस्टर साहब अगर ऐवान सदर जा रहे हैं तो जो बाकी मजबूत धड़ा है सरदार साहब का, वो फिर जारी बात है अहम जो मिनिस्ट्रीज हैं उन पे उनको फिर अपॉइंट किया पे जाके तो आप काम नहीं चला सकते ना सियासत में। तो वो तो फिर 2 चीज़ें रह गई हैं सर, एक PDM और एक अफगानिस्तान। अभी ब्रेक।